पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने हाई कोर्ट का टॉपिक पढ़ा था, जितना मुझे याद आ रहा है इस बैच में। हाई कोर्ट्स, बताओ इंडिया में सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता। कब बना था? जुलाई 1862 में। और इस टाइम पर 3 हाई कोर्ट्स बने थे। सबसे पहले कलकत्ता, फिर बम्बई और मद्रास। आज भी एज इट इज़ हैं ये, अब भी ऐसे के ऐसे ही हैं ये, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इस मद्रास वाले में आज 2 की मीटिंग्स रहती हैं, एक पूरे तमिलनाडु की और एक पुदुचेरी की। बम्बई वाले में मीटिंग्स रहती हैं पूरे महाराष्ट्र की, गोवा की, दादर नगर हवेली और दमन दीव की। कलकत्ता देखता है पूरे बंगाल को, अंडमान और निकोबार को। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस की थी। हाई कोर्ट्स टोटल स्टार्टिंग में इतने थे, फिर समय बीता और नए नए हाई कोर्ट्स बनते चले गए। 1866 में एक हाई कोर्ट बना था इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जजेस की संख्या है। किसका हाई कोर्ट है ये? इनकी राजधानी में नहीं है, राजधानी इनकी लखनऊ है, लेकिन इनका हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। चलो, सबसे नया हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को बना, नाम है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। स्थित कहाँ पर है? अमरावती। इस आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट बहुत पहले बन गया था, जब ये खुद बना था। आंध्र प्रदेश एक स्टेट बना, एक राज्य बना 1953 में, और यहाँ हाई कोर्ट बन गया 54 में। वो कहाँ स्थित था? हैदराबाद। 2014 में एक नया स्टेट बनता है तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या बन जाती है? हैदराबाद। तो इस तरह तेलंगाना के हाई कोर्ट को आंध्र प्रदेश ने कहा, मैं साझे में नहीं चाहता, मेरा अपना पर्सनल हाई कोर्ट बना दो। और कौन सा बनवा लिया? अमरावती। किन 2 का साझा चलेगा, किन का नहीं, ये निर्णय करती है संसद। साझे का निर्णय किसका है? संसद का। लेकिन कहां पर कितने जजेस होंगे ये निर्णय करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति। ये सब हमने पढ़ लिया था। हमने कुछ स्टेट्स ऐसे देखे थे जिनका हाई कोर्ट अपनी कैपिटल में नहीं था। 1-2 के एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो, उड़ीसा का कोर्ट कहां था? ओडिशा। राजधानी क्या है इसकी? भुवनेश्वर। लेकिन इसका हाई कोर्ट कहां है? कटक में। ऐसे ही याद करो, गुजरात की राजधानी है, क्या नाम है इसका? गांधीनगर। लेकिन हाई कोर्ट था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। ऐसे ही आप सब जानते हैं यूपी का हाई कोर्ट लखनऊ ना होकर इलाहाबाद में है। एमपी की राजधानी क्या है? उसका हाई कोर्ट कहाँ था? हाँ, जबलपुर में था, भोपाल में नहीं था। कहाँ था इसका? जबलपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, लेकिन था कहाँ? बिलासपुर में। ये ऐसे याद रखने हैं, पेपर में मिलान करो में आ जाएंगे 4, फिर वहाँ तुम्हें अगर नहीं पता तुम फंस जाओगे। बिलालपुर क्या था? बिलासपुर। बिलासपुर। तो ये छत्तीसगढ़। ऐसे एक यूटी बताया था जिसका अपना पर्सनल हाई कोर्ट है। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा हाई कोर्ट है जो किसी यूटी का स्पेशल है। दिल्ली हाई कोर्ट अकेला यूनियन टेरिटरी जिसका पर्सनल हाई कोर्ट है। कब बना था ये? इसी सेम साल किसका हाई कोर्ट बना था? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। 1966 में ये 2 कोर्ट बने हैं। तुम्हारी आज़ादी के बाद तुम्हारे यहाँ कोर्ट बना था 1948 में, 2 कोर्ट बने थे। और फिर 49 में फिर एक, आज़ादी के तुरंत बाद वाले भी पूछ सकते हैं। 49 में बना था राजस्थान का, और इन 2 में एक तो थी 7 बहनें। कौन 7 बहनें? MMMAA, नागालैंड और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। इन 7 का पहले एक जगह बनाया। उस शहर का नाम था गुवाहाटी। ये किसी की कैपिटल नहीं है। असम का एक बड़ा शहर था, असम की राजधानी दिसपुर। फिर इन 7 ने इसको एक साथ चलाया। 1948 से तुम सोचो, ये हाईकोर्ट चलते 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 2013 तक कॉमन चला। 2013 में संसद के सामने जब इन लोगों ने बार बार रखी कि हमें अलग हाईकोर्ट चाहिए, अलग हाईकोर्ट, तो 2013 में 3 नए हाईकोर्ट अचानक से अस्तित्व में सामने आए। और ये 3 थे मेघ, त्रि और मणि। सोचो, इससे पहले कितने सालों तक ये साझे का हाईकोर्ट एक चलाते बैठे रहे। कहां पर था ये? असम के शहर गुवाहाटी में। इन तीनों ने अपना हाईकोर्ट अपनी अपनी कैपिटल में, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और त्रिपुरा की है अगरतला, और मणिपुर की है इम्फाल। तो इन तीनों ने कैपिटल में बनवाया। आज ये वाला हाईकोर्ट 4 का रह गया, जिनके नाम यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये असम का है, ये अरुणाचल का है, ये नागालैंड का है, और किसका होगा? एक बच गया म में से। कौन सा बच गया? मिजोरम। तो ये 4 का हाईकोर्ट है। जो पहले 7 का हाईकोर्ट था, 2013 के बाद ये कितने का रह गया? 4 का। और तीनों ने अपने अपने पर्सनल बनवा लिए। तो नॉर्थ ईस्ट में आपके टोटल कितने हाईकोर्ट्स हुए? 4। तीनों का राजधानी में है, लेकिन असम, अरुणाचल, नागालैंड और किसका? मिजोरम का। इनका किस शहर में पड़ता है? गुवाहाटी में। ऐसे ही मैंने आपको याद कराने के लिए बताया था कि दिमाग में अगर पिक्चर रहेगी तो बहुत आसान है। अंडमान निकोबार की बैठक कहाँ होती है? लक्षद्वीप की बैठक, पौंडीचेरी की बैठक तमिलनाडु मद्रास में, यहाँ दादर नागर हवेली दमन दीव की बैठक मुंबई में। ये कब अलग हुआ इससे? 1960 में। तो गुजरात वाला हाईकोर्ट कब बना है? 1960 में। ठीक है, ये सबको याद करने, पेपर में कुछ भी आ जाता है इनके बारे में। बताओ जरा कितने हमने पढ़े थे, ताकि मुझे आइडिया रहे, क्योंकि दोनों बैचेस में ये सेम चल रहा है। कितने पेज पर थे हम? 203 पर। ठीक है, देखो जरा, 201 पढ़ लिया पूरा, 2 पूरा हो गया। तीसरे पर आ गए थे, योग्यताएं रह गई थी। अच्छा, 99 अमेंडमेंट हुआ था, 4th जजेस केस वाला ना। ठीक है, अब आ जाओ पेज 203 पर, न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। ये पढ़ा दिया था कि नहीं? नहीं पढ़ा। ठीक है, अब बताओ, किसी को अगर हाई कोर्ट में जज बनना है तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई भी बन सकता है? इस टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि बाद में ये समझ में नहीं आता, एक जैसे लगते हैं।
बात करता मुझे कोई ना दिखे क्लास में, कोई भी, एक तो ढंग से बैठ जाओ क्लास में सब लोग सीधे होके, और सब अटेंटिव रहो। ये टॉपिक बार बार नहीं पढ़ाए जाएंगे, साल में एक बार नंबर आता है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है कि रिवीजन नहीं हो पाता। तो ये सोच के पढ़ो कि अब हम इसको लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके बाद पेपर ही पेपर मिलेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों में जल्दी से देखते हैं। जब जजेस आते हैं तो किन बेसिस पर आते हैं? पहले यहाँ एंट्री होगी, इसकी एंट्री यहाँ होती है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई बना नहीं है, वैसे कंडीशन है बनने की पर बना नहीं है। हाई कोर्ट में अगर किसी को जज बनना हो तो इसके लिए कंपलसरी है इसने 10 साल तक वकील के रूप में, वकील को एडवोकेट या अधिवक्ता भी कह सकते हैं, वक्ता होता है बोलने वाला, अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। कितने साल तक? 10 साल। और इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने वकालत नहीं की तो दूसरी कंडीशन है इसने 10 साल तक कोई भी न्यायिक काम यानी जुडिशरी से जुड़ा काम किया हो, न्यायिक कार्य से जुड़ा रहा हो, कहीं मजिस्ट्रेट रहा हो, एसडीएम रहा हो। कितने साल? कम से कम 10 साल। 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है या तो वकील के रूप में या न्यायिक काम के रूप में, सिर्फ यही एलिजिबल है हाई कोर्ट में जस्टिस बनने के लिए। कोई सिर्फ पढ़ के डिग्री दिखा के जी मैंने एलएलबी एलएलएम कर ली तो वो नहीं बन सकता जज। जज बनने के लिए आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि आपको जजमेंट करनी है तो आपको थोड़ी बुद्धि थोड़ी अकल भी होनी चाहिए। किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। इन लोगों ने 10 साल थ्योरी को प्रैक्टिकली देखा है कि कैसे केसेस आते हैं, क्या उसमें बातचीत होती है, क्या डिसीजन लेते हैं। तो इन लोगों का एक्सपीरियंस इनको एलिजिबल बना देता है कि ये कहाँ एंट्री कर सकें। अगर यहाँ पहले यहाँ एंट्री हो रही है इन कंडीशंस पे, फिर मान लीजिए कोई आ गया हाई कोर्ट में, इसने वकालत की यहाँ या ये जज के रूप में रहा, अब इसने यहाँ पे अगर काम कर लिया है 5 साल तक जज के रूप में, ये कहाँ पर काम किया हो? हाई कोर्ट में, तो अब ये एलिजिबल हो गया सुप्रीम कोर्ट में जाने के। यानी सुप्रीम कोर्ट में 15 साल का एक्सपीरियंस वाला कम से कम आएगा। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहाँ एंट्री है? उसके बाद कितने साल कम से कम काम किया हो? अगर मान लीजिए कहते हैं जी मैं तो जज नहीं बन पाया, क्योंकि सब तो जज नहीं बन सकते, जज तो लिमिटेड है, एक एक ही तो है हाई कोर्ट में, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपने 10 साल तक अधिवक्ता या लॉयर के रूप में काम किया हो, लेकिन ये कंडीशन है हाई कोर्ट में। ऐसे नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है सीधे सुप्रीम कोर्ट, नहीं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आपने 10 साल वकालत की है तो आप कहाँ जा सकते हैं? और ये सब नहीं जाते, ये कंडीशन तो मिनिमम वाली है, जैसे आपकी हैं। नौकरी का फॉर्म भरने की कंडीशन कितने पूरी करते हैं? नौकरी तो मुट्ठी भर लगते हैं, ऐसे ही इन कंडीशन को पूरी करने वालों का नंबर आ सकता है। अगर कोई कहे जी मैंने तो वकालत भी नहीं की, मैंने लॉयर के रूप में भी काम नहीं किया, तो कहते हैं एक कंडीशन और है, राष्ट्रपति की नजर में आप विधि के बहुत बड़े ज्ञाता हो, विधि वेता हो या विधि के ज्ञाता हो, यानी कानूनों की बहुत नॉलेज है आपको। आज तक जितने साल तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को काम करते हुए हो गए, 71 साल, 1950 से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, आज तक एक भी आदमी इस कंडीशन को पूरी करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं पा सका। ये लिखित में तो है लेकिन आज तक किसी को एंट्री नहीं मिली। कितने साल बीत गए? वैसे भी पता क्या, राष्ट्रपति की नजर में आता ही वो है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम कर चुका है। पढ़ाई की डिग्री लेके अपने घर बैठने से कोई राष्ट्रपति की नजर में कैसे आएगा? तो राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता, जिसके अखबारों में चर्चे आते हो कि भाई ये बड़ा वकील है, इसने इस केस में ऐसा किया वैसा किया, और जो इतना करेगा वो कम से कम इतना तो कर ही जाएगा, तभी उसका नंबर आ पाएगा। तो राष्ट्रपति की नजर वाला पॉइंट आज तक यूज नहीं किया था, हो सकता है क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि क्या राष्ट्रपति की नजर में सिर्फ होने से आप आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे आपने जज के रूप में काम ना किया हो या वकील के रूप में, लेकिन राष्ट्रपति की नजर में अगर आप विधि के ज्ञाता हैं तो आप एलिजिबल हैं। किसमें एंट्री के? ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ देखो जज की कंडीशन नहीं है, जज की कंडीशन किसके लिए है? यहाँ क्या कंडीशन है? 10 साल वकील या 10 साल तक कहीं पे न्याय से जुड़ा काम किया हो। जज नहीं लिखा, यहाँ स्पेशल लिखा 5 साल तक जज रहा हो। किस कोर्ट में? हाई कोर्ट में। या 10 साल तक वकील रहा हो, वो भी हाई कोर्ट में। ये 10 साल जरूरी नहीं है एक हाई कोर्ट में, हो सकता है उसने 10 हाई कोर्ट छान मारे हो, कोई बात नहीं, एक या एक से अधिक में भी चल जाएगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आया, वो दिल्ली हाई कोर्ट से आया, या वो पौंडीचेरी के हाई कोर्ट मद्रास से आया। हमें मतलब है टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? 10 साल। इन कंडीशंस को पूरी करेंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब आप खुद देखो, कोई भी आदमी लॉ पढ़ता है, एलएलबी करता है, एलएलएम करता है, फिर जुडिशरी के एग्जाम देता है, तभी तो इस तरह की बड़ी पोस्ट पे जाते हैं। उसके बाद फिर वो कितना एक्सपीरियंस लेगा, तब उसका रास्ता खुलेगा हाई कोर्ट का। फिर हाई कोर्ट में भी वो 10 साल या 5 साल काटेगा, फिर रास्ता किसका खुलेगा? इतना करते करते खुद देखो, एक आदमी अगर 30 में भी काम सोचेगा ना, मैं मुझे सिस्टमैटिक अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, वो मेरा टारगेट है, तो उसकी उम्र बढ़ते 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 वो 50 प्लस हो ही जाना है। आज तक जितने जजेस मेरी जानकारी में मैंने पढ़े हैं, मैंने कोई ऐसा नहीं पढ़ा कि 40 साल का सुप्रीम कोर्ट में है। सबका एक्सपीरियंस लेते लेते वहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग जजेस 55 प्लस कूद जाते हैं, ज्यादातर तो 60 प्लस भी मिलते हैं बहुत बार, जैसे 61 साल के आ गए, 60 के आ गए, 58 के आ गए, इतनी एज वाले। इसलिए इसकी एज नहीं रखी, इसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, बाकी सबकी एज मैटर करती है। एमपी बनना है, एज देखेंगे, लोकसभा में जाना है, एज देखेंगे, विधानसभा में जाना है, एज, राष्ट्रपति है, एज जरूरी, राज्यपाल है, एज। इनकी एज जरूरी नहीं है, इनका क्या जरूरी है? एक्सपीरियंस। और ये कॉमन सेंस बताती है कि इतना एक्सपीरियंस करते करते आदमी 50 प्लस तो कूद ही जाएगा, क्योंकि पैदा होते तो कोई जज नहीं बनेगा, वो 30 साल 35 साल 40 साल तक जाके जज बनता है, उसके बाद फिर लंबा एक्सपीरियंस तक वहां का रास्ता होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? इनकी रिटायरमेंट की एज, हाई कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं 62 में और सुप्रीम कोर्ट से 65 में, तो ये कुछ ही साल टिकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि मैं पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ। हाँ, वकील वहीं किया हो, वो उसके बाद फिर कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, जैसे ये लिखा है संविधान में, भाई इन कंडीशंस को पूरी करेगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आपके देश में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बहुत टफ है और किसी आम आदमी की एंट्री इतनी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई और पढ़ाई के बाद बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस आदमी ही यहाँ तक पहुँचते हैं। तभी देखो इनको कहते हैं कि ये मजिस्ट्रेट नहीं होते, ये क्या होते हैं? ये जज या जस्टिस होते हैं। जस्टिस का मतलब है न्याय की मूर्ति है वो, उससे ऊपर कोई मान ही नहीं सकते। उसने अगर कह दिया कि इसने गलती की है तो चाहे गलती नहीं की, आपको मानना है कि इसने गलती की, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते कि इसको कुछ नहीं आता, ये किसने बैठा दिया। ऐसे तो बोल देते ना बहुत लोग, किसने डॉक्टर बनाया, इसको बड़ा इलाज करना आता है, लेकिन इसको आप नहीं कह सकते बात। इसको आपने मान लिया, इसका एक्सपीरियंस, इसकी नॉलेज इतनी है कि आप इसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानेंगे। तो इसलिए बहुत इज्जत की
की जाती है कोर्ट में जितने जजेस काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और इन सब में, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट में अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और समझो, फिर बुक उठाएंगे। अब देखो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कितने जजेस होंगे, 1 + 33। ये हो सकते हैं, हमेशा नहीं होते, हो सकता है अभी 1 + 28 बैठे हो, इस महीने के एंड में 1 + 29 कर दें, एक आधे को हटा देगा तो रिटायर हो जाए, हटाते तो नहीं रिटायर हो जाए। ऐसे ही हाई कोर्ट में ये संख्या 1 + क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क हर हाई कोर्ट का अलग है, डिपेंड करता है उस हाई कोर्ट में कितने ज्यादा केसेस आते हैं और वो हाई कोर्ट कितनी जनसंख्या के मामलों को निपटा रहा है। जैसे सिक्किम की बात करें, सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है, सिक्किम का, उसकी राजधानी में, लेकिन सिक्किम के जितने मामले हैं, जितने लड़ाई झगड़े के मामले होंगे या दीवानी फौजदारी, क्या यूपी की बराबरी कर लेगा? सिक्किम की टोटल आबादी उतनी नहीं है जितने यूपी में केस होंगे, जितने से ज्यादा। अपने आप देखो कितना डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन मार्क को भरने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। ये डिसीजन किसका होता है? अब ध्यान से समझना, यहीं से एंट्री यहाँ जाएगी, यहाँ डायरेक्ट कोई नहीं आता क्योंकि एक्सपीरियंस यहीं का चाहिए। मान लीजिए ये एक रिटायर हो गया, इसकी एज हो गई 65 साल, ये हटेगा, तो पता है क्या तरीका है बनाने का? इन 33 में से जो सीनियर मोस्ट 4 जजेस हैं, सीनियर मोस्ट मतलब होता है जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है बाकियों के मुकाबले, एज और एक्सपीरियंस लगभग पैरेलल चलते हैं, एज बढ़ती है तभी एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते सब एज हो ही जाते हैं। 4 जजेस इनमें से लेंगे सबसे एक्सपीरियंस्ड और कहेंगे सर आप बताइए किसको बनाना चाहिए? इन चारों में से ही एक होगा जो सबसे एक्सपीरियंस होगा, उसका नाम ये सजेस्ट करेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पूछेगा कि जब ये रिटायर होने वाले हैं तो अगला सीजीआई कौन बनेगा? ये चारों बता देंगे सर इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, ये एज्ड भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है, इन्होंने बहुत केस देख रखे हैं, तो इसलिए ये बन सकते हैं। इन चारों में से ही किसी एक का नाम आगे चला गया, राष्ट्रपति उस एक को बुलाएगा और उसको शपथ दिला देगा। हमेशा आपके देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी होगा वो राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करेगा और वो उसी के सामने शपथ लेगा। अब मान लो अगस्त में यहाँ से 33 हैं और 3 रिटायर हो जाएं, उनकी एज हो गई 65 साल, तो अब ये जो बड़े वाला जज है ना, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको चिंता है क्योंकि इसके जजेस घट गए, काम कैसे चलेगा? ये राष्ट्रपति को कहेगा सर हमारे यहाँ जजेस की नियुक्ति करनी है, ठीक है कर देंगे। तो वो एक्सपीरियंस देखा जाएगा, 10 साल तक वकील हाई कोर्ट में, 5 साल तक जज, या राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता। ये राष्ट्रपति देखना ध्यान से कहां से उठा के लाएगा इस आदमी को, हाई कोर्ट का जज ही कहां आएगा? ज्यादातर जो ये होते हैं ना, इनके चांसेस हैं आने के, जो पहले नंबर पर मतलब चीफ जस्टिस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाले भी आ जाते हैं, पीछे वाले भी। राष्ट्रपति मान लीजिए कहता है दिल्ली हाई कोर्ट के जज को भेज देते हैं और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज को भेज देते हैं, और एक मान लीजिए चेन्नई या मद्रास हाई कोर्ट के जज को भेज देते हैं। एक एक जजेस इन तीनों कोर्ट के जाएंगे। ये किसकी सीट भरने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की। तो इन तीनों को लेटर देगा देश का राष्ट्रपति कि भाई आपको, लेकिन ना इनको लेटर पकड़ाने से पहले राष्ट्रपति सीजेआई से पूछेगा कि आपके अंडर ये 33 आदमी काम करेंगे, 3 आदमी नए हैं, अगर आप कहें तो यहाँ से इनको बुला दूं। यानी इसकी मर्जी पूछनी जरूरी है जब इन लोगों को इनवाइट करेगा। तो इसको इनवाइट करने में राष्ट्रपति प्लस सीजेआई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सीजेआई के अंडर रह के काम करेंगे, भाई हेड ऑफ द फैमिली वही है और इसको नियुक्ति करनी है। सीजेआई को पता होता है उस हाई कोर्ट से मेरे पास आदमी आएगा, उन तीनों को दिल्ली बुला के लेटर दिया जाएगा, फिर वो अपने दिल्ली में ही, क्योंकि सीजेआई तो दिल्ली में ही होता है, सब कुछ दिल्ली में है, ये तीनों जाके अपनी शपथ ले लेंगे। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति लेटर बनाएगा, कहाँ के जजेस के लिए? हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति तो यही तैयार करता है, लेकिन वो शपथ जाके कहां लेते हैं? राज्यपाल, क्योंकि उनको अलग अलग स्टेट्स में जाना है। ये तीनों इकट्ठे होंगे दिल्ली में इसकी और इसकी मर्जी से, और फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति पत्र के साथ साथ इनको क्या करेगा? शपथ भी दिला देगा, ओथ टेकिंग। वो लिखा हुआ है, कौन सा कागज पढ़ना है? कागज है हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, वही पढ़ना है, उस पर सेम शब्द लिखे, सबको सेम बोलने हैं, 71 सालों से सेम वर्ड्स चल रहे हैं, तो बस वो पढ़वा देगा, कह देंगे राष्ट्रपति ने शपथ दिला दी। यानी यहां से आने वाले आदमी को बनाने में 2 लोगों की मर्जी चली, किस किसकी? राष्ट्रपति और सीजेआई की। सीजेआई से क्यों पूछा, समझ में आ रहा है? भाई उसी का परिवार है जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं, उसकी मर्जी से करेंगे। अब इधर चलते हैं, यहाँ की सीट खाली हुई है, अगर यहाँ की खाली हुई है तो किसकी जिम्मेदारी है यहाँ की सीट भरना? भी राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति को चिंता हो रही है कि भाई मेरे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक जज मैंने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया, अब चंडीगढ़ का काम कैसे चलेगा? तो वो वही कंडीशन, 10 साल वकालत, 10 साल न्यायिक काम किया हो, वो देखेगा कौन पूरी करता है, फिर उनमें से एक एक को देखना कैसे बुलाएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति बातचीत करेगा किसके साथ? भाई फैमिली तो सीजीआई की तो है, नीचे के स्तर पे सही, परिवार तो इसी का है। फिर कहेगा जहां से हमें बनाना है, मान लो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बनाना है, नाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है लेकिन बोल देते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, यहाँ जज बनाना है, तो ये क्या करेगा? राष्ट्रपति सीजीआई से पूछेगा, और जो चंडीगढ़ का हेड है ना, जैसे आज पंजाब का जो हेड है वही चंडीगढ़ का हेड है, दिल्ली का हेड अलग बनाया जाता है, पंजाब का प्रशासक, पंजाब का जो मुखिया होगा वही हेड बन जाता है, चंडीगढ़ का लिखित में है ये, तो इसके हेड से पूछेगा। ये 3 आदमी डिसाइड करेंगे हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा। इसमें कौन एक्स्ट्रा आ गया सुप्रीम कोर्ट से? उस संबंधित राज्य का मुखिया, ठीक है। इस हेड से मेरा मतलब है राज्यपाल, राज्यपाल, क्योंकि मैंने चंडीगढ़ लिखा, वहां राज्यपाल नहीं होता, इसलिए हेड शब्द यूज किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसका हट गया, इसका कर्नाटक का, कर्नाटक की तो राजधानी में है ना, कौन सा हाई कोर्ट है इसका? बंगलुरु। अब बंगलुरु से कोई जज बुला लिया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, ये जगह खाली हो गई, तो राष्ट्रपति किससे बातचीत करेगा? सीजेआई। सीजेआई किससे बात करेगा? कर्नाटक के राज्यपाल से। तीनों बैठेंगे, भाई किसको बनाएं किसको ना बनाएं। इसको क्यों बुला रहे हैं कर्नाटक के राज्यपाल को? क्योंकि 2 टक्कर के आदमी जैसे राष्ट्रपति और सीजेआई हैं, ऐसे राज्य में कौन कौन होते हैं? राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ, हाँ, उस किसी भी जिस राज्य का उसका हाई कोर्ट, तो उसको पता होना चाहिए मैं किसके साथ काम करने वाला हूँ, मेरी बराबरी का कौन सा आदमी है। यानी देखो यहाँ बदल गया एक चीज, वहां राष्ट्रपति और सीजेआई बनाते थे, यहाँ राष्ट्रपति, सीजेआई और संबंधित राज्य का राज्यपाल भी आएगा। आ गया समझ में? ये इस तरह से ये एक बनेगा। अब नीचे की पोस्ट खाली हो गई, क्योंकि एक वही बनता है जो पहले नीचे होता है, तो क्या करेंगे? अब राष्ट्रपति सीजेआई से पूछेगा, राज्यपाल से नहीं पूछने की जरूरत, क्योंकि अब राज्यपाल की टक्कर में कौन खड़ा हो गया? उस राज्य का चीफ जस्टिस, और इसका परिवार है
है नीचे जजेस का, तो इससे पूछ लेगा। यानी राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिस राज्य में बनाना है अदर जज वहां के चीफ जस्टिस से पूछ के और अदर की नियुक्ति कर देगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है कुछ नहीं अगर समझ में आ जाए। 1 + 33 यहाँ आदमी आएगा तो इनमें से आएगा। कैसे आएगा? कितनों से पूछेंगे? पहले 4 जजेस के ग्रुप से, वो 4 सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, इनमें से कोई सा एक बन जाएगा। तो नीचे एक सीट खाली हो गई, नीचे वाली सीट कहाँ से भरी जाएगी? ये कौन पूछ रहा है ये सब बात? 4 लोगों से। 4 लोग कौन है ये? 33 के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जजेस, जो सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं इन 33 में। अब मान लीजिए ये सीट खाली है तो कहाँ से भरी जाएगी? हाई कोर्ट के जजेस से। अगर हाई कोर्ट का ऊपर वाला उठाएंगे तो ये 1 + क्वेश्चन मार्क है। एक एग्जांपल है, किसी एक का उठा लिया जिसने एक्सपीरियंस कर लिया। क्या क्या एक्सपीरियंस देखेंगे? अगर जज उठाया तो 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ रहा हो? हाई कोर्ट में। और अगर वकील उठाया तो 10 साल हाई कोर्ट। कितने भी हाई कोर्ट में फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए एक कहीं का जज उठा लिया, 5 साल हो गए इसको, ये उठा के यहाँ ले आए, तो अब यहाँ भरने के लिए ये खाली है, किस किस से पूछा जाएगा? राष्ट्रपति सबसे पहले बात करेगा CJI से, फिर हाँ, क्योंकि इसकी टक्कर में राज्यपाल है, वहाँ राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख और ये बनेगा न्यायपालिका का प्रमुख। अब इसको भी बना दिया, फिर किससे पूछेंगे? इन नीचे वालों के लिए राष्ट्रपति CJI। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब किससे पूछ लेंगे? चीफ जस्टिस, क्योंकि वो उसके परिवार का एक मेंबर होगा। क्लियर? ये चारों पॉइंट। कितनी एज में हाई कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहाँ 5 साल जज के बाद पहुंचना पॉसिबिलिटी है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में कहीं जज नहीं लिखा था। 10 साल वकालत की हो या तो कहाँ पर? हाई कोर्ट में, तो भी एंट्री खुलती है सुप्रीम कोर्ट की। आज तक 8-9 जजेस हैं बस जो इस कंडीशन को पूरा करके पहुंचे हैं, यानी वकील जज बने हैं। ऐसे 8-9 हैं टोटल मिला के, उससे ज्यादा नहीं। 99% लोग जज रहते हैं जो कहाँ पर? वही कहाँ प्रमोट हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि एक जैसा सा काम है ना, एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट काम आ जाता है, तो कोशिश इसकी करते हैं। पर 8-10 आदमी ऐसे गए, ऐसे आज तक कोई नहीं गया। आप देखो बुक उठाओ, समझ में आएगा। वकील कैसे, किस सेंस में? सरकारी। देखो ये जो 33 आदमी है ना, ये सरकार के अंडर है, इनकी सैलरी सरकार देगी। प्राइवेट आप कहीं भी काम कर लो, लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं होता। यहाँ की एंट्री तब, इनकी टक्कर में कौन खड़ा होगा? जिसका एक्सपीरियंस भी इतना हो ना। मान लो कोई कहे LLB करके मैं केस लड़ता हूँ, चलो, तो कैसे क्या लड़ेगा यहाँ केस, और क्या वो कर लेगा? यहाँ जाके वही लोग बोल सकते हैं जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। प्राइवेट वकील तो होते हैं, तो जज बन जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट में वकील बन गया तो। हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं, वकील एज सच नहीं है। हैं वकील भी हैं, प्राइवेट काम धंधे करते हैं सारे। चलो पेज 203 पर आ जाओ। 203 पर देखो, न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं हैं, इसको पढ़ेंगे। एक बार जरा आके इनके देखो जरा, जिसके किताब नहीं उसको बाहर करो। देखो पहला पॉइंट, अनुच्छेद 217 में पहला पॉइंट आ जाओ। भारत का नागरिक हो, ये तो सबके साथ है, बातचीत करता मुझे कोई ना दिखे यहाँ से। भारत का नागरिक हो। सेकंड पॉइंट देखो, कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर काम कर चुका हो। न्यायाधीश नहीं कह रहे न्याय संबंधी पद पर काम कर चुका हो। एक या एक से अधिक हाई कोर्ट का लगातार 10 साल तक अधिवक्ता, एडवोकेट या वकील रह चुका हो। ये 10-10 वाली कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की है कि हाई कोर्ट की? 5 और 10 वाली सुप्रीम कोर्ट की। अगला पॉइंट टिक करना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। जब ये राज्य से रिटायर हो जाता है, सब तो स्टेट से नहीं पहुंचते ना। क्या हर आदमी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा पाता है क्या? नहीं। अब खुद देखो कितने हाई कोर्ट्स हैं आपके पास, कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स में कितने जजेस बैठते होंगे? तुम खुद सोच के देखो। अगर हम मिनिमम भी माने 60-70 जज तो हर जगह बैठते होंगे, उससे कम में तो काम ही नहीं चलेगा। 1+ अगर मिनिमम मान लो 60 हो, तो ऐसे 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 में से 20 में तो कम से कम ये 60 वाला फिगर होगा ही होगा। हो सकता है कुछ छुटपुट पे ना हो। तो आप खुद इमेजिन करो कितने वकील हो गए, कितने जजेस हो गए। इन सब जजेस की सैलरी कौन देगा? जहां ये काम करते हैं। भाई कोई हरियाणा में काम कर रहा है, कोई पौंडीचेरी में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में। लेकिन जब ये सब रिटायर होंगे तो इनकी सैलरी कोई नहीं देने वाला। किसको देनी पड़ेगी? देश पे कितना भार है देख रहे हो? कितने जजेस हैं, कितने सारे हाई कोर्ट्स, ये सब रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले भी और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का हार्डली 1% हिस्सा है जो कहां तक पहुंच पाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तुम खुद देखो ना, जजेस की संख्या सीमित है। इसमें तो कितने जजेस होंगे? अब आप इसकी बात करते हैं, इलाहाबाद की 160 के अराउंड है। हरियाणा की बात करें तो मेरे ख्याल 89 के आसपास यहाँ का भी आंकड़ा है, 89-90 के आसपास का। कुछ एडिशनल है, कुछ परमानेंट। तो आप देखो हर एक स्टेट में कितने हजार, मतलब कुछ 100 तो पक्का जाएंगे ही जाएंगे, 1000 के आसपास पहुंचते होंगे। उन सबको सुप्रीम कोर्ट में जगह थोड़ी मिल सकती है। ज्यादातर लोग कहाँ से रिटायर होकर निकल जाते हैं? मुट्ठी भर लोग हैं जो कहाँ पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। चलो देखो जरा अगला पॉइंट, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि। यहाँ लिख लो पेंशन भारत की संचित निधि से। पेंशन भारत की संचित निधि से। इसके बाद आ जाओ न्यायाधीशों को हटाना। बताओ कैसे हटाएंगे? इनकी सैलरी पता है तुम्हें? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये बताई थी मैंने। कितनी कितनी बताना? सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सैलरी है 1+33 की। कितनी है इसकी? 2,80,000। इनकी कितनी है? 2,50,000। हाई कोर्ट में इसकी है 2.5 लाख और इनकी है 2.25 लाख। ये सबको पता होनी चाहिए। किससे निकलती है ये वाली निकलती है राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और ये निकलती है देश की। इनकी सैलरी भी और इनकी पेंशन भी, इनकी सैलरी जाती है राज्य से और इनकी पेंशन जाती है देश से। ये ऐसे ही है जैसे हाई कोर्ट के अलावा राज्यपाल के साथ था। चलो देखें जरा, न्यायाधीशों को हटाना। क्या इनको हटा भी सकते हैं क्या? कैसे हटा सकते हैं बताओगे?
अगर ये गड़बड़ करें, मेरी तुम्हारी जैसी नहीं, जैसे तुम्हारे यहाँ गड़बड़ करना, बात करना भी गड़बड़, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बात नहीं करनी, गड़बड़ गिनी जाती है। इनकी ऐसी गड़बड़ नहीं होती, इनकी बस दो गड़बड़ है। क्या? इसको ध्यान से समझो। इनके बिहेवियर में प्रॉब्लम हो, अगर इनके बिहेवियर में गड़बड़ हो, भाई जो इनका काम है उसको ढंग से नहीं कर रहे, गलत इनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। दूसरा, क्या पता ये असमर्थ हो गए हो फिजिकली, मेंटली असमर्थता, यानी अब इनके अंदर उतनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रही कि ये न्याय कर पाए। कोई भी इंसान न्याय करने के लिए जिसको बैठाते हैं ना, ये मानते हैं मेंटली बहुत स्टेबल है। अभी आपने इसका मैंने कल परसों भी शायद एग्जांपल दिया था, विनेश फोगाट की, आजकल देख रहे हो बड़ी वो चर्चा में आ रही है कि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, मैं डिप्रेशन में थी और मेरी बॉडी फिजिकली, मेरा दिमाग जो एक साथ काम नहीं कर रहे थे। ये सब वो कह रही हैं। अब वो क्या कह रही है क्या नहीं, ठीक गलत हमें नहीं पता, पर इससे ये दिखता है कि जिस टाइम वो खेल रही थी, हो सकता है उसके साथ कोई मेंटल इशू हो, वो ना कर पाई हो कंसंट्रेट। अगर इनके साथ हो तो जीवन बर्बाद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या जजमेंट देंगे। इसलिए इनके साथ ये मजाक नहीं चलेगा। खिलाड़ी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, एक मेडल कमाया और ज्यादा आया, किसी की जान तो नहीं चली गई ना। लेकिन इनकी एक गलती कि मेंटली स्टेबल नहीं है और कहते फांसी पे चढ़ाओ, और शर्म से कोई कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप उल्टा नहीं बोल सकते। ये गलत जजमेंट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए इन दो चीजों के कारण अगर पाया जाता है कि ये मेंटली ठीक नहीं है या ये फिजिकली प्रॉब्लम में है, अब मान लो किसी के शरीर में लकवा लग गया, पैरालाइज्ड हो गई बॉडी, तो पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, और सोचो कि नहीं मैं तो जज हूं, मैं तो जजमेंट करके ही आऊंगा, तो कैसे काम चलेगा। तो कहते हैं फिजिकली भी ठीक हो, आप मेंटली स्टेबल हो तो ही आप जजमेंट कर सकते हैं। इन दो कारणों के कारण बेस पर अगर ये इस लायक नहीं है तो इनको समय से पहले हटाया जा सकता है। इनका समय कब पूरा होता है? जब इनकी एज 62 और 65 की हो जाती है। वैसे भी आप जानते हैं सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की एज कितनी है? 60 ना, अब तो घटा दिया, कितनी कर दी है? 58। कहीं कहीं तो कह रहे हैं 55 करने की फिराक में है सरकार। सरकार का मानना है कि 58 के बाद आपका मेंटली और फिजिकली अपने ऊपर वो होल्ड नहीं रहता जो कि काम करने दे आपको। तो आप सोचो ये आपके कितनी बड़ी उम्र तक भी कह रहे हैं 65 तक ये काम करेंगे, तो हो सकता है किसी के साथ गड़बड़ हो। जहां गड़बड़ मिली मेंटली फिजिकली, इनके खिलाफ तुरंत से कार्यवाही की जाएगी। कहां करेंगे कार्यवाही? संसद में करेंगे, क्योंकि और तो कोई इनकी टक्कर का नहीं है। संसद में कागज पेश किया जाएगा, इसको समझ लेना, फिर ये पैराग्राफ आसान दिखेगा। लोकसभा, राज्यसभा, अगर लोकसभा लाती है इनके खिलाफ कोई कागज तो 100 लोगों के साइन करवाएगी, राज्यसभा लाती है तो 50, कोई सी एक लाएगी पहले। इसके बाद यहाँ पर उस जिसके ऊपर ये ब्लेम लगे हैं उसको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। सर आपके ऊपर ये ब्लेम लगे हैं, आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया, मान लो इस पे लगा दिया, आपने राष्ट्रपति के साथ गलत व्यवहार किया, राज्यपाल के साथ गलत व्यवहार किया। 14 दिन तक उस आदमी को अपने पक्ष में सारे सबूत इकट्ठे करने हैं कि देखो जी मैं मेंटली फिट हूं, मैं फिजिकली फिट हूं और मैंने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। 14 दिन बाद जिससे इसको लेटर मिला, एक जगह किसी ने भेजा है लेटर, ये वहीं जाएगा और अपने आप अपनी बात को रखेगा। चाहे तो कहते हैं वकील को भेजे, पर इससे बड़ा वकील खुद कौन होगा? ये अपने आप भी सुप्रीम कोर्ट का वकील या जज है, खुद जाएगा या किसी को भेज सकता है। यहाँ पे फिर बहस होगी, जो इसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं वो कहेंगे आपने ये किया, फिर कहेंगे नहीं जी मैंने ऐसा नहीं किया, आप ये देखो इसका ये कारण था, मैंने ऐसा इसीलिए किया। अगर ये अपनी बात को रख पाता है अच्छी तरीके से तो वेल एंड गुड, वो मान लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं रख पाता और लोकसभा के 2/3 मेंबर कहते हैं कि हम इस वकील की, इस जज की बात से खुश नहीं है और इसने गड़बड़ की है, तो फिर यहाँ से ये कागज दूसरे सदन में जाएगा, जिस किसी ने भेजा है उससे दूसरे में। वो लोग भी इसकी जांच करेंगे, वो देखेंगे क्या सच है, ये क्या ये सच में मेंटली स्टेबल नहीं है, ये फिजिकली गड़बड़ है या इसका बिहेवियर गड़बड़ है। अगर वो जांच में पाते हैं कि ये ठीक है और वो लोग भी कह देते हैं 2/3 की हाँ जी हम भी राजी हैं, हटा दो इसको, तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति, ये इसने संसद ने इसके किसी भी जज के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया पूरी कर दी। ये महाभियोग नहीं है इसका नाम, इसे कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया, क्योंकि महाभियोग या इम्पीचमेंट ऐसा ही था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर राष्ट्रपति गड़बड़ करता था, देखना सेम प्रोसेस है, तो उस पर 1/4 साइन करते थे। अब 1/4 बस अलग है, वहां 100 और 50 है, यहाँ 1/4 था, 1/4 543 का, 1/4 245 का, सेम 14 दिन पहले इसको जानकारी बिल्कुल सेम। फिर यहाँ से 2/3 पास करता था यहाँ से, और अगर राष्ट्रपति ने गड़बड़ की है तो उसको हटा दिया जाएगा। इसे हम कहते थे ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, बस ये पहली कंडीशन अलग है। तो हम कहते हैं किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा जैसे किसको हटाया जाता है, ऑलमोस्ट सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें देखो स्टार्टिंग में 100 आदमियों के साइन चाहिए, जबकि यहाँ कितने चाहिए? 1/4 थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, क्योंकि किसका 1/4 निकालोगे? 543 का। तो ये तुम्हें दिखती बात है कि संसद में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना कंपैरेटिवली टफ है, किसके मुकाबले? न्यायाधीशों के। न्यायाधीश पे कितने साइन करवा लो? अगर मानो राज्यसभा है तो 50 साइन में प्रोसेस चल पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? बाकी सब कुछ सेम है, बाकी में डिफरेंस नहीं है। और एक चीज और सुन लो, यहाँ जाके जब संसद जांच करती है ना, तो हम कहते हैं संसद भी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कर रही है, सेमी जुडिशरी प्रोसेस, यानी संसद भी जुडिशरी का काम कर रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है? किसी भी चीज की जांच, और जांच करने के लिए आपके अंदर कोई लायकियत होनी चाहिए। तो ये कहा जाता है कि संसद भी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में साथ देती है अगर महाभियोग लगा दिया जाए। महाभियोग सिर्फ एक आदमी पे लगेगा, राष्ट्रपति, लेकिन उस जैसा प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का भी। इसका लॉजिक था, इसकी बीमारी मैटर नहीं करती, इसका लॉजिक था ये संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। इसका लॉजिक क्या बताया? या तो ये असमर्थ है या इसका बिहेवियर में गड़बड़ है, बस दो कारण। उसको संविधान से नहीं हटाते। देखो जरा कैसे हटाएंगे। सब संसद पर मानहानि, अगर जैसे उसके पास ऐसे प्रूफ हो तो फिर वो पास ही नहीं होने देगा। अब जैसे मौका तो मिला ना, अगर उसके पास इतने दमदार तरीके की बातें थी, ऐसा हुआ है आज तक। ये पूछ रहे हैं अगर वो सही हो तो क्या वो संसद पे मानहानि का दावा कर सकता है? अगर आप सही हैं तो आपको बोलने के लिए मौका तो दिया जा रहा है। यहाँ कितने क्या की जा रही है? यहाँ पे 14 दिन बाद वो आ रहा है ना, खुद अपने आप बोल रहा है। अगर वो सच में ठीक है तो वो जज है, वो कोई आम चलता फिरता आदमी नहीं है कि बोल नहीं पाया, जी मैं डर गया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे वो दुनिया को देखता है, उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, वो अपनी बात में पीछे कैसे रह जाएगा? वो सारे प्रूफ इकट्ठे करके पेश करेगा। लेकिन अगर फिर भी गलत मिला तो इसका मतलब वो गलत है, कोई प्रोसेस ही नहीं है इसके बाद कि आप मानहानि वो करेगा ही नहीं अपने आप भी।
मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी थे, रामास्वामी नाम था उनका, रामास्वामी 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर लगा ये ब्लेम, उन्होंने मान लिया और अपने पद से त्यागपत्र दिया। पहले ही प्रोसेस नहीं पूरा हुआ था। पीडी दिनाकरण थे, ऐसे 3-4 नाम हैं जिन लोगों पे ब्लेम लगा, उन्होंने गड़बड़ की, कहीं पे कुछ किसी चीज़ में उनका नाम आया, उन्होंने अपने आप इस्तीफा दे दिया। किसी ने स्टार्टिंग में, किसी ने एक सदन में प्रोसेस चला, उसने देखा मेरी बात मान ही नहीं पाए लोग, मैं इनको अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाया, तो दूसरे में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक चीज़ और, इनके इस्तीफे के बाद ना इनको कोई सजा नहीं मिलती। अगर मान लो कुछ प्रूफ हो भी गया ना तो कोई सजा नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर बस इतना है कि आपका पद ले लिया जाएगा, बाकी आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो जितने जजेस थे वो कितने समझदार निकले कि या तो उन्होंने प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले रिजाइन कर दिया कि यार मेरे खिलाफ ये प्रोसेस चल पड़ा, अब मेरे ऊपर वो सारी चीजें चलेंगी, या तो पहले ही, या फिर एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे के पास जाता तो वो क्या करता? जांच, उससे पहले इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जांच ही नहीं हुई, वो प्रोसेस नहीं है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये माना जाता है कि ये आपके देश में भगवान के तुल्य मान लिए जाते हैं और इनको ऐसा सच सजा नहीं मिलती। अगर मर्डर करेंगे तो अलग बात है, देखो उसमें तो हर कोई फंसेगा, लेकिन अगर इन्होंने इस टाइप की छोटी मोटी गड़बड़ है तो उसके असमर्थता के कारण ये इस तरह से तो हटा ही देंगे, आगे नहीं बनाते कि उसके ऊपर केस कर दे, ऐसा नहीं होता। देखो इसमें क्या कहते हैं, ये पहला पॉइंट, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के निर्देश के बाद हटाया जा सकता है। तो कौन निर्देश देगा? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट पढ़ लो, संसद में प्रस्ताव लाने के बाद राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत, अंडरलाइन कर लो, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी से स्पेशल मेजॉरिटी, कितनी होती है स्पेशल मेजॉरिटी? 2/3, लिख लो 2/3। ठीक है, आगे पढ़ना। इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना आवश्यक है। 1 से 2/3 पारित कर दें, दोनों में जाए, लोकसभा में भी पारित हो और राज्यसभा। पहले मान लीजिए लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा क्या करेगी? उस पूरे की जांच। अब राष्ट्रपति वहां जाके ज्यादा चिक चिक नहीं करेगा, वो जांच में देख लेगी, जरूरत पड़ी राष्ट्रपति से पूछेगी, और अगर जांच के बाद कितने लोग कहें कि गलत था, 2/3, फिर हटना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, हटाने के 2 आधार हैं, पहला दुर्व्यवहार सिद्ध कदाचार और दूसरा अक्षमता। अक्षमता किस तरह की? फिजिकल या मेंटल, दोनों मानी जाती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो, अंडरलाइन करना इसको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी टिक कर लो, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर दूसरे हाईकोर्ट में कर सकता है। तो क्या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में तबादला हो सकता है? किसके ट्रांसफर नहीं होते? सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वो एक ही है। किनके ट्रांसफर हो सकते हैं? हाई कोर्ट। तभी देखो क्या कहा कि उसने 10 साल वकालत की हो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में, इसका मतलब हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किससे बातचीत करेगा? सुप्रीम कोर्ट के सीजे। सीजेआई से क्यों पूछा? क्योंकि वो पूरा हेड ऑफ द फैमिली है, जितने जजेस हैं सबका मुखिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, हाई कोर्ट की शक्तियां बता रखी हैं। हाँ जी, हाँ, नहीं पेंशन तो मैंने कभी नहीं सुना कि रद्द की जाए। पेंशन मिल गई, मिल गई, पेंशन ऐसी चीज़ नहीं है, पेंशन को नहीं रोकते। क्या हुआ? नहीं, क्यों? पहले वाले ने पहले पूरा प्रोसेस किया। मान लो इसको ऐसे समझो, हम लोकसभा हैं, ऊपर वाली क्लास है राज्यसभा, हम किसी के खिलाफ लाए यहाँ पर, किसी जज के खिलाफ, हमने पूरी बहस की, मैं अध्यक्ष, मैं सभापति हूँ या अध्यक्ष हूँ, तुम सब सारे मेंबर्स, हमने 14 दिन पहले उसको बताया, फिर वो यहीं आएगा, हम उसके ऊपर, अब तुम कुछ ब्लेम लगा रहे हो, ये कुछ, वो खड़ा होगा, सबके जवाब देगा। अगर हम उसके जवाब से सहमत नहीं है तो हम वोटिंग कराएंगे। अगर वोटिंग कितने की हो गई? 2/3, तो फिर यहाँ से कागज ऊपर की क्लास में जाएगा। वो लोग क्या करेंगे? इसकी जांच, और जांच में फिर वो देखेंगे, अगर उन्हें लगता है राष्ट्रपति को बुलाना है तो बुलाएंगे, नहीं बुलाना नहीं बुलाएंगे। जांच करने के बाद वो कहेंगे भाई वोटिंग करते हैं, अगर कितने लोग हाँ करते हैं 2/3, फिर राष्ट्रपति हटेगा या जज जो भी है, जस्टिस है, वो हटेगा। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब अगला शुरू हो गया, क्षेत्राधिकार। क्या करते हैं हाई कोर्ट? चलो इसको बोर्ड पे देखो और समझो। हाई कोर्ट के काम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आपातकाल में राष्ट्रपति के, ये न्यायाधीश जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसकी कभी सैलरी नहीं कटती, कभी भी किसी भी कंडीशन में इसकी सैलरी नहीं कटती। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो तो ये फिर अपने आप रिकमेंड करते हैं कि देश पे आपदा है, हमारी भी सैलरी का 10% या 30% डिडक्ट कर लिया जाए, वरना देश की स्थिति में सबसे सेफ जो बैठा है ना आपके देश में, वो कौन आदमी है? न्यायाधीश। इसकी सैलरी कभी नहीं कटती। अगर ये अपनी इच्छा दिखाए, मान लीजिए जब देश में पेंडेमिक आया तो आपको पता है सब टीचर्स की, सब क्लर्क की, सबकी नौकरी में से 1% गई, पता चला तुम लोगों को? ये 1% कटा सबका। और ऐसे मुझे ध्यान है, कई बार जब मैं जॉब में थी ऐसे कट जाते, वैसे एक दिन का कहीं आपदा आ गई, मान लीजिए केदारनाथ में जब दिक्कत हुई थी, तो हमें याद है एक दिन की जितने कर्मचारी थे सरकारी, उन सबकी सैलरी गई, तो उससे करोड़ों रुपए का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक दिन की सैलरी कितने लाखों लोग भी तो दे रहे हैं ना। तो इस तरह से न्यायाधीश की सैलरी कभी नहीं कटती, ये अपनी मर्जी से डिडक्शन देना चाहें दें, लेकिन ये सबसे सेफ जोन में बैठे हैं। इनकी सैलरी काटना आसान चीज नहीं है, ना इनकी सैलरी में कमी कर सकते आप, जितनी है उससे आगे बढ़ेगी। वैसे कमी तो किसी की भी नहीं करते, पर फिर भी जैसे पिछले साल पेंडेमिक आया ना, तो सरकार ने डीए को फ्रीज कर दिया। डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो लोग सरकारी नौकरी में, जिनके पिताजी हैं उनको पता होगा, उसको फ्रीज कर दिया था, अब बढ़ा के दिया है। तो ये डीए और ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है ये काट लेती है सरकार। इनके साथ इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, इनकी सैलरी बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। चलो हाई कोर्ट पे आते हैं। इसके काम सुनो ध्यान से, अब सुन लोगे तो टॉपिक बहुत आसान है। इसके 2 तरह के काम होते हैं। एक वो काम जो डायरेक्ट यही देखेगा, भाई सीधे केस मेरे पास लाओ, और एक काम होता है, छोटे जो कोर्ट्स होते हैं ना इसके, उन्हें कहते हैं अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, दीवानी फौजदारी जिसको बोलते हैं, फौजदारी क्राइम के मामले होते हैं, दीवानी शादी ब्याह विवाह तलाक वसीहत लेन देन, इस तरह की बातें। तो ये अधीनस्थ न्यायालय जो है ना, इनमें जितने, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के 2 नाम।
देखो बोर्ड पर, अब कोशिश करो इस पे फोकस करो वरना ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई कोर्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट जो सीधे हाई कोर्ट देखेगा, एक होते हैं जो नीचे के कोर्ट देखेंगे। आपके फैसले से कोई खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है, लेकिन पहले आप न्याय करेंगे, आपके खिलाफ अपील करेगा कोई। डायरेक्ट मेरे पास ना आए, मैं और तुम हम भी सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो मामला सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? मेरे और तुम्हारे मौलिक अधिकार अगर कोई छीनता है तो आर्टिकल, तुम्हारी वो मोटी भारी भरकम किताब, उसमें एक आर्टिकल है 226, वो कहता है आप सीधे इशारा करता है किस तरफ पहुंच जाओ? हाई कोर्ट। इस पूरे देश में लगभग स्टेट्स में हाई कोर्ट है, और अपने में नहीं है तो साझे में किसी ना किसी के साथ जरूर है। दिल्ली में बैठा है सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई आदमी केरल में दुखी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आएगा? केरल से दिल्ली आना को मजाक तो है नहीं। एक्सप्लॉइटेशन ज्यादातर गरीब आदमी का होता है, अमीर आदमी को कौन एक्सप्लॉइट करेगा? अब वो गरीब आदमी केरल से सुप्रीम कोर्ट में कैसे अर्जी लगाने आए जबकि उसका मामला मौलिक अधिकारों का? तो कहा आप चिंता ना करें, आपके आसपास कोई ना कोई हाई कोर्ट होगा, हम उसको भी यही सेम अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं अर्जी, मेरे अधिकारों का ये फला ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट कर रही है मुझे, मेरे मौलिक अधिकार मुझे दिए नहीं जा रहे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खोलता है और 226 हाई कोर्ट का, तो आप कहां एप्लीकेशन डाल दो? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट आपको बचा लेगा अगर मामला किससे जुड़ा है तो। ऐसे कैसे बचाएगा? इसके पास क्या पावर है? तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिट्स की पावर दी है। अब रिट्स क्या है समझ लेना। रिट्स, इनको हिंदी में रिट लिख देते हैं, रिट। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट और टफ होती है, पहली बार में समझ नहीं आती बहुतों को। सबसे पहला एक शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण। ये कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द है, हैबियस कॉर्पस। देखो ये क्या है, किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, उसको बंदी बना लिया, पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। 4 दिन हो गए, उसके घर वाले कह रहे हैं जिसने क्या गलती कर दी बता दो, तो कह रहे हैं भागो यहाँ से, इसको जेल में रखा जाएगा। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? नहीं। उसके घर वाले बड़ी अर्जी लगा देंगे। आपके कानून में प्रावधान है, किसी को पुलिस अगर पकड़ती है, चाहे वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया, सबको पता है, फिर भी पुलिस को 24 आवर्स के अंदर अंदर इसकी पेशी करनी पड़ती है किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट तो हर जगह बैठता है ना, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट बैठता है। एसडीएम का नाम सुना होगा, सिटी मजिस्ट्रेट सुने होंगे। मजिस्ट्रेट हर जगह है, जितने थाने होंगे ना एक एरिया के, उन सबके ऊपर मजिस्ट्रेट 100% मिलेगा। तो ये एक प्रावधान कर रखा है कि आपने किसी को भी पकड़ा, वो क्रिमिनल है नहीं है, गलत पकड़ा हमें नहीं पता, लेकिन आपको कितने घंटे के अंदर पेशी करनी है? 24 घंटे। उस मजिस्ट्रेट के सामने वो फाइल खोली जाएगी, पढ़ के बताई जाएगी, भाई सर इसने ऐसे ऐसे किया, इसका नाम इस चीज में आया, हमारे पास इसके ये साक्ष्य हैं और ये क्रिमिनल है, हमें इसकी रिमांड चाहिए ताकि हम इससे सारी चीजें निकलवा लें। अब मजिस्ट्रेट वो बात सुन के कहेगा कि ठीक है, ये सारी चीजें सच लग रही हैं, आपको 3 दिन की रिमांड दे दी जाती है इस आदमी की। पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, 3 दिन जेल में रखेगी, मारेगी, पीटेगी, उससे पूछेगी, फिर उसके बाद तीसरे दिन बाद फिर पेशी करेगी। अब फिर जज को बताएंगे, मजिस्ट्रेट को, जिसने ये बातें बताई, इतनी बता दी, इतनी रह गई, इसकी 5 दिन की रिमांड और बढ़ाई जाए। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि बढ़ानी है रिमांड तो बढ़ाएगा, वरना छुड़वा देगा। कह देगा नहीं अब रिमांड नहीं मिलेगी, इसको जेल में डालो, इसका केस चलाओ, इस तरह की बातें होंगी। तो ये जो मजिस्ट्रेट है ना, इसके सामने पेशी कंपलसरी है कितने घंटे के अंदर? अगर वो आदमी सच्चा है, उसने क्राइम नहीं किया, तो उसके वकील, उसके माँ बाप, उसका कोई भाई बंधु रिश्तेदार कोई तो होगा, वो आके अपनी बात को रखेगा और इस तरह से उसको वो जो टॉर्चर वाली जिंदगी है ना वो जीनी नहीं पड़ेगी। ये 24 घंटे बचा लेते हैं बहुत लोगों को। नहीं तो पुलिस किसी को उठा के ले जाए और मारे पीटे और फिर उसको जबरदस्ती हाँ करवाए कि हाँ मैंने क्राइम किया। तो हेबियस कॉर्पस का कहीं ना कहीं एक डर है और इसीलिए ये रूल फॉलो किया जा रहा है पेशी वाला। हेबियस कॉर्पस कोई भी लगवा सकता है, कोई भी आम आदमी, किसी को जिसको पकड़ के ले गया, उसका भाई, उसका दोस्त, उसकी पत्नी, उसका कोई भी रिश्तेदार, उसके माँ बाप। ये हाई कोर्ट में सीधे जब पर्ची आएगी ना हेबियस कॉर्पस की, तो पुलिस वालों के भी पैर कांप जाएं कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये कंडीशन थी कितने घंटे में पेश करने की। इसको इसलिए कभी कोशिश करते हैं गड़बड़ ना करें, इसकी पेशी बहुत आसानी से हो जाती है। इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करो, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, यानी कि जी वो तो कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, मेरी तरफ से तुम ही बुलाओ, ऐसे नहीं होगा। सशरीर प्रस्तुत करो, लेके जाओ, पेशी पे जाते हैं सारे, ऐसा कोई नहीं होता कि पेशी पे ना जाए। तो सशरीर प्रस्तुत करना मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर वो सुनेगा, उसको ठीक लगेगा तो ठीक है, वो छुड़वा भी सकता है और वो पुलिस को पकड़ा सकता है। ये पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी का नाम है परमादेश। ये हाई कोर्ट से लगवा देंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अफसर है, कोई डीसी है, कोई डीएसपी है, एसपी है, मजिस्ट्रेट है, कोई भी है, अपना काम नहीं कर रहा। जो बड़ी बड़े अधिकारी बैठे होते हैं ना पद पे, इनको काम करना होता है, काम के ही इनको पैसे मिलते हैं। अब एक डीसी का काम होता है अपने डिस्ट्रिक्ट को संभालना, एसपी का काम होता है पुलिस को देखना, पुलिस देखेगा, ये देखेगा प्रशासन। दोनों मिलकर काम करेंगे तब जिले की ग्रोथ होगी, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। कहीं सड़क जाम, कहीं लोग जो है अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, कहीं ब्लॉक कर दिया, कहीं चोरी, कहीं चेन स्नैचिंग, कहीं मारकाट। ये दोनों मिलकर चीजों को ठीक रखते हैं। बिजली, पानी, रोड खुले रहें, बढ़िया स्कूल चलते रहें, ये इसकी जिम्मेदारी है। क्राइम ना हो, दिन दहाड़े गड़बड़ियां ना हो, ये इसकी। दोनों मिलकर चलाते हैं। मान लो दोनों साठ गांठ करें और काम ही ना करें, या जानबूझ के बस इतना करें कि बिल्कुल ही मरते पड़ते भाई जो मन करेगा वो करेंगे। अब ये चीजें अगर गड़बड़ में आएंगी तो ये राज्य का जिला खत्म हो जाएगा। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जिसको लगता है कि ये एसपी क्या कर रहा है, पुलिस का कोई कंट्रोल ही नहीं है, चारों तरफ क्राइम है, या ये डीसी कहां सोया रहता है, इन दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डाल देगा कि जी ऐसे ऐसे मैं इस जिले का हूं, मेरे जिले में ये देखिए अखबारों की कटिंग्स, इतने केसेस, कोई कुछ नहीं करता, कहीं पुलिस की गाड़ी नहीं, कोई तैनाती नहीं, बुरा हाल है। इन दोनों को लेटर मिलेंगे तुरंत से कि भाई आप काम क्या कर रहे हो और आपके खिलाफ परमादेश है। मैंडेमस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे ही मैंडेमस दिखेगा तुरंत अलर्ट हो जाएंगे कि भैया हाई कोर्ट की नॉलेज में आ गया कि हम काम नहीं कर रहे, काम करना शुरू करना पड़ेगा। और ये बेइज्जती मानी जाती है किसी अधिकारी के खिलाफ क्या दायर कर दिया जाए, मैंडेमस, परम आदेश। सबसे बड़ा आदेश है, काम करना पड़ेगा। तनख्वाह लेते हो ना, उसके बदले काम करो। ये किसी छोटे आदमी पे नहीं, जनरली अधिकारियों पे लगता है। अब आप जाके किसी क्लर्क पे नहीं लगाएंगे परमादेश, ये बड़े लेवल के अधिकारी। क्लर्क के खिलाफ तो आप शिकायत उसके अधिकारी को कर दो, क्योंकि आपके पास बड़े अधिकारी बैठे हैं। इन दोनों की शिकायत करने में दिक्कत आती है क्योंकि ये जिले के प्रधान होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ क्या लाया जा सकता है, परमादेश। जो बड़े रैंक है उनके खिलाफ मैंडेमस आप जारी करवा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। तीसरे का नाम है उत्प्रेषण। वैसे इससे पहले दूसरा सुन लो, अधिकार पृच्छा, क्योंकि वो भी अधिकारी का है।
अधिकार पृच्छा, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यूओ वॉरेंटो। ये क्या है सुनो, कोई ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। किसी आदमी को जॉब मिली थी, एसएचओ था वो, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जो एसएचओ बनते हैं ना, ये इसके रैंक के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के। मान लो एक एसएचओ सोचे कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ और मैं एसपी वाली पावर यूज़ करने लग जाऊँ, तो ये ठीक है या गलत है? हर किसी की पावर डिफाइंड है, ये पता है तुम्हें? ट्रैफिक पुलिस से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी, सबकी पावर लिखी है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए कोई छोटे लेवल का अधिकारी बड़े अधिकारी की पावर का गलत यूज़ कर रहा है, उसको पता भी नहीं है, वो वहाँ बन के घूमता है एसपी की तरह कि उसकी पावर है, इसके खिलाफ लगेगी अर्जी और ऊपर से लेटर आएगा कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं, जरा बताइए आपको ये अधिकार किसने दिया। जब तक ये उसका उत्तर नहीं करेगा, ये पावर का यूज़ नहीं करेगा। अब ये इसके भाई मेरे खिलाफ किसी ने अर्जी डाल दी, तो मुझे लिखित में देना पड़ेगा मैंने कब पावर का मिसयूज़ किया, किस कारण किया और मुझे पावर किसने दी है। यानी कोई काम ना करे तो उसके खिलाफ क्या लगवा दो, और कोई पावर का मिसयूज़ करे तो अधिकार पर। उससे पूछेंगे किस अधिकार से कर रहा है काम, किसने कहा। यहाँ कहेंगे आदेश दिया जा रहा है, चुपचाप काम करो, ये काम तुम्हें करना है। ये किस पे लगा था? जिसको पुलिस ने पकड़ लिया और क्या बना लिया था भाई, हाँ कैदी बना लिया, उस पे लगा था। अब मान लीजिए जैसे इंसान गलती करे तो परमादेश लगवा दोगे, एक्स्ट्रा कुछ बढ़ चढ़ के करे तो क्यों वारंटो लगवा दोगे, अगर किसी को जबरदस्ती पकड़े तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कोई कोर्ट भी तो गलती कर सकता है। अभी हम बात कर रहे थे अधीनस्थ कोर्ट की। मान लीजिए कोई छोटा कोर्ट है, उससे गलती हो जाए, और गलती कैसी हो, एक प्रतिषेध होता है चौथा, और पांचवा है प्रतिषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, मना करना, प्रोहिबिट करना। और पांचवा लास्ट है उत्प्रेषण, सर्जरी बोलते हैं इसको। इनको सिर्फ सुन लो फिर समझ में आ जाएंगे। प्रतिषेध होता है कोई कोर्ट, जैसे सोनीपत हाई ये लेते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सोनीपत में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सिर्फ वो मामले देखने हैं जो यहाँ के गाँव से जुड़े हों या यहाँ के जिले से। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा मामला नहीं देख सकता जिसमें हरियाणा, पंजाब या दिल्ली इन्वॉल्व है। एक एग्जाम्पल है, दिल्ली और हरियाणा की किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों का बॉर्डर साझे का है। अब दिल्ली हरियाणा लड़ पड़े तो क्या सोनीपत कोर्ट को ये पावर है कि वो डिसीजन लेगा कि दिल्ली गलत है या हरियाणा? ये पावर किसके हाथ में है? ये नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं। फिर तुम्हारा हाई कोर्ट या उनका हाई कोर्ट, दिल्ली वाले कहेंगे हमारे हाई कोर्ट में, हम कहेंगे हमारे। ऐसे मामले जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं ना, सीधे कहाँ जाते हैं? पर 1% सोचो फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और मामला चला गया। छोटा कोई वैसा मामला था कि सबका ध्यान नहीं गया, वो देख लिया किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बाद में ये पता चला, किसी ने अर्जी डाली सुप्रीम कोर्ट में कि जो देखना दिल्ली और हरियाणा के मामले को ये सोनीपत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, भैया तुम किसने तुम्हें हक दिया, हाई कोर्ट, कि तुम्हें किसने हक दिया। ये मामला एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट का है, और ऐसे मामले जिनमें स्टेट लड़ती हो या स्टेट यूनियन टेरिटरी लड़ती हो तो वो सारे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तुम्हें किसने दे दिया? ये कहेगी यहीं रोक दो इसको, प्रोहिबिट करना मतलब बीच में रोकना। और ये कहेंगे सोनीपत कोर्ट को रुको तुम जरा, किसने तुम्हें पावर दी, इसको उठाओ, पूरी फाइल को कहाँ पहुंचा दो, सुप्रीम कोर्ट में, ना अपने हाई कोर्ट पहुंचाना क्योंकि तुम्हारी पावर नहीं है। वो दो राज्यों या यूटी की लड़ाई है। यानी केस अगर गलत कोर्ट में गया हो और ये बात बीच में कोई नॉलेज में ले आए सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या लगवा दिया जाता है? रोकना। प्रतिषेध मतलब रोकना। देखा ना जगह जगह दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, कुछ इस तरह का लिख देते हैं, यहाँ नहीं एंट्री करना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई केस बहुत छोटा था लेकिन वो था इस तरह का कि उसमें दो राज्य इन्वॉल्व थे, जैसे हरियाणा और यूपी इन्वॉल्व हो गए किसी कारण से, यूपी और हरियाणा दोनों की बाउंड्री एक नदी से अलग होती है बस। कौन सी नदी से? यमुना। अब नदी का पानी कभी कम कभी ज्यादा इधर उधर बह सकता है। किसी कारण इन दोनों का डिस्प्यूट हुआ जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निपटा दिया। 4 साल पहले हुआ था, फाइल वाइल सब बंद हो गई, सब कुछ हो गया। जिसके साथ कोर्ट ने मतलब ऐसा किया कि तुम्हारी गलती है, उनको फील हुआ कि ये तो इस कोर्ट की ताकत ही नहीं थी। अब वो 4 साल पुराना कोर्ट केस लेके सुप्रीम कोर्ट गए कि देखो जी ये मामला था, नदी के ऊपर बात थी हरियाणा और यूपी के साथ, और ये हरियाणा वालों ने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से इसको ऐसे ऐसे करवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो गलत किया, ये नदी वाले जल के बंटवारे की बात तो देखनी ही सुप्रीम कोर्ट को है। वो कहेगा रुक जाओ, अब तो इसका रिजल्ट आ गया, आप क्या करें? कहेगा कोई बात नहीं, उत्प्रेषण लगा दो, सर्जरी। इसमें किसी चीज का न्याय होने के बाद, यानी किसी केस के निपटने के बाद, पूरा खत्म हो गया, उसके बाद वापस से फाइल खुल सकती है। यहाँ फाइल बीच में रुकवाई थी, अभी केस चल रहा था, यहाँ फाइल पूरी हो गई, सब कुछ रफा दफा सब कुछ हो गया, फिर किसी की नॉलेज में आई तो गलत हुआ, तो वो क्या लगवा देगा? उत्प्रेषण। एक जैसे दो बताए हैं ये, ठीक ऐसे जैसे इससे पहले दो एक जैसे बताए थे, ये दोनों का रूप अलग है। कोई काम ना करे, काम चोरी करे तो क्या लगवाएंगे? कोई ज्यादा ही मिसयूज कर रहा है नहीं पावर, फिर क्या लगवाएंगे? फिर लगवाएंगे अधिकार पृच्छा। अधिकारी लिखा है मैंने, अधिकार पृच्छा। आप किस अधिकार से कर रहे हैं? क्यों वारंट पूछ रहे हैं, कैसे कर रहे हो ये काम? ये किसके लिए था? किसी को पकड़ के ले गई पुलिस, कितने घंटे तक पेश करना होता है? 24 घंटे। अब मान लो किसी को बंगाल से पकड़ के लाए और दिल्ली लाए तो 24 घंटे तो आने में ही हो गए, पुलिस गाड़ी में लाई तो। ऐसी कंडीशन में आने जाने का टाइम घटा दिया जाता है। जब वो दिल्ली पहुंचेगा तब से 24 घंटे गिने जाएंगे, क्योंकि पहुंचते पहुंचते 24 घंटे पूरे हो सकते हैं ना। बंगाल से दिल्ली कम से कम भी आप मानो 1800 कुछ किलोमीटर मिलेगा, 1500-2000 के बीच में, क्योंकि भारत की चौड़ाई ही टोटल 2933 है। तो आप मान के चलो 2000, अगर उसमें बैठा के लाएंगे जीप में तो 24 घंटे बीत गए। आने जाने का टाइम माइनस कर देना। अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ा गया है तो क्या लगवाएंगे हम उसके ऊपर? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई काम नहीं करता, कोई ज्यादा ही पावर का मिसयूज करता है। कोई कोर्ट गलत फैसला चल रहा है वहां बीच में और उसने फैसला ले लिया, ये बाद में आता है, रिजल्ट के बाद। ये प्रोसेस चलते टाइम लगवा देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण कैदियों पे, परमादेश अधिकारियों पे, और ये भी अधिकारी जो पावर का मिसयूज कर रहा है। जल्दी से इसको टिक कर लो, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। पेज 204 पर देखो 5 लिखी हुई हैं थर्ड पॉइंट में, बाकी कल पढ़ाऊंगी। पहले तुम पहुंचो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखा है ऊपर, हेडिंग देखो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिली। इसमें सेकंड पॉइंट पे आना, मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित विवाद। मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित विवाद प्रारंभ में ही हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई का अधिकार राज्य के किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तो मौलिक अधिकार सीधे कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठा है? तो अब केरल कर्नाटक का आदमी क्या करे? हरियाणा के आदमी को दिल्ली पास पड़ता हो दिल्ली चला जाए, नहीं तो कहाँ चला जाए? चंडीगढ़। पौंडीचेरी वाला कहाँ जाए?
मद्रास, जिसका जहां हाई कोर्ट है जाओ। इसमें जल्दी से टिक कर लो। किसी अन्य न्यायालय को अनुच्छेद 226 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कितने घंटे में पेशी? 24 घंटे, लिख लो यहाँ। 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। मजिस्ट्रेट हर सिटी में बैठता है, जज हर सिटी में नहीं बैठता होता। इसके बाद परमादेश, परमादेश किसके खिलाफ होता है? अधिकारी जो काम नहीं कर रहा, लिख लो यहाँ। अधिकारी जो काम नहीं करते, बड़े रैंक के ऑफिसर्स जो अपनी ड्यूटी पूरी ना करें, उनके लिए ये ले आएंगे परमादेश, मैंडमस। प्रतिषेध, प्रोहिबिट करना, कब रोकते हैं? काम होने के बाद या बीच में? हाँ, लिख लो। छोटे कोर्ट, छोटे मतलब जो ये अधीनस्थ सबॉर्डिनेट है, छोटे कोर्ट की कार्यवाही बीच में रोकना। और क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो गलत कर रहा है, उसके अधिकार में नहीं था, वो कर रहा है। छोटे कोर्ट की कार्यवाही बीच में रोकना, प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या था? रिजल्ट आ गया, पूरा केस सॉल्व हो गया, उसके बाद रीओपन किया कि भैया तो गलत कर दिया। सर्जरी, ये एक ऐसा नहीं होता किसी आदमी से जुड़ा। ये मामले क्या होते हैं भाई? राज्यों के, नदियों के बड़े मामले। अधिकार परीक्षा क्या है? क्यूओ वारंटो, किस अधिकार से कर रहे हो बताओ जरा। यानी अधिकारी क्या कर रहा है? पावर का मिसयूज कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के किसी दूसरे की पावर इस्तेमाल कर रहा है। क्यूओ वारंटो। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।